जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं इनका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस के। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उन अनबैलेंस फोर्सेस का ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। नाउ द वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स इज दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी मूव। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में, जस्ट कंसीडर दिस कार, अगर ये कार रेस में है, आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपको इस कार के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए इससे पहले जब हमने फोर्सेस के इफेक्ट डिस्कस किए थे वहां पे सिंपली हमने कहा था कि आपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली कि आप कौन सी मतलब अगर आपके पास अनबैलेंस फोर्स है वो क्या इफेक्ट, उनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलरली जो बैलेंस फोर्सेज है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस एज वेल। और इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी। फॉर सिंपलिसिटी अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को थोड़ी देर के इग्नोर कर दें, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लें तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, इस कार को ड्राइव करवाना चाहते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट्स नेसेसरी कि आपने ये जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करनी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। बिकॉज देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इट्स द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द सरफेस। तो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर मूव करवाना है यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। तो देखिए जब आप ये दोनों फोर्सेस मींस के एक फोर्स तो आप अप्लाई करें विच इज ड्राइविंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अब ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मूव इस वजह से नहीं करेगा जितनी आप उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करें। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है ओवरऑल फोर्स एक्ट करेगी। तो ऐसा देखें जब अभी हमने कहा, अभी हम इन द प्रीवियस फ्यू मिनट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस का इफेक्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। दैट मीन्स कि जब ये कार मूव करेगी that will move on the influence of resultant force। जितना ज्यादा resultant force होगा मींस के जितना resultant force होगा उस हिसाब से इस कार की जो मोशन है वो चेंज होगी, ठीक है ना। अब जब ये कार मूव करने लगेगी that will be moving because of the resultant force is being applied on this car। अब ये तो हो गया फोर्स। अब अगर हम इस कार की मोशन को फर्दर हम एनालाइज करना चाहें, फर्दर हम इसको डिस्कस करना चाहें, तो इस मोशन के जो अदर पैरामीटर्स हैं मींस के जो इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, उसकी एक्सेलरेशन है, वो किस तरह वेरी करी होगी यूजिंग दीज रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हम उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग आर ग्राफिकल मेथड और जो इनके फार्मूला है। अब आप देखिए ये जो फार्मूला है फोर्स का, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है that will depend या that can be calculated using this formula। ये जो फोर्स का फार्मूला है F equals to mass multiply by acceleration। तो इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट फोर्स, जिस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो ये रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करेगा इस फार्मूला। क्या है इस फार्मूला में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कार का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे कार मूव कर रही है चाहे नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होगा मास तो कांस्टेंट है। नाउ अदर थिंग इज दैट अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार है विच इज मूविंग विद रिजल्टेंट फोर्स, दैट मींस कि इस रिजल्टेंट फोर्स की देयर मस्ट बी सम वैल्यू। ये रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, ओनली देन दिस ऑब्जेक्ट विल मूव। तो अगर ये नॉन जीरो फोर्स है और मास कांस्टेंट है, दैट मींस के इसमें जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा मींस कि आप ऑब्जेक्ट आपने स्टेट चेंज की फ्रॉम रेस टू द मोशन, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस ऑब्जेक्ट में एट एवरी पॉइंट देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब कार की वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी या तो वो स्पीड के चेंज होने की वजह से हो सकती है या फिर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। नाउ इन दिस केस हमने ये कंसीडर किया है कि डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग मींस के कार इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही
इसका मतलब ये होगा कि एट एवरी पॉइंट कार की जो स्पीड है दैट विल कीप चेंजिंग। अगर ये स्पीड चेंज नहीं होगी तो कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का ना होने का मतलब है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। तो जब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है आप कार को मूव नहीं करवा सकते। अगर आप कार को मूव करवाएंगे तो आपने उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है उस कार की जो स्पीड है दैट विल कीप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कंसीडर कर लें कि स्पीड इज इंक्रीज। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये स्पीड इंक्रीज होगी तो हाउ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम क्यों ले रहे हैं, उससे हमें इस कार के जो बिहेवियर है, इसकी जो मोशन का बिहेवियर है, उसको एनालाइज करने में आसानी होगी। बिकॉज ग्राफिक एनालिसिस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको आप, या किसी भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके जो बिहेवियर होता है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ इट मीन्स कि अगर कार की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इट्स स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक दिस। रिमेंबर दिस थिंग कि दिस वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज द स्पीड। तो इट मींस कि एक्चुअली दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये होगा कि कार की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड एट दिस पॉइंट कि देखिए स्पीड हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड एक कांस्टेंट रेट के साथ है। ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट के साथ, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ डायगोनल स्ट्रेट डायगोनल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बट ये कैसे हमें पता चला? इट माइट बी पॉसिबल ये स्पीड एक वेरिएबल रेट के साथ, मींस के इस तरह भी हो सकता है कि स्पीड पहले कम हो, मींस के उसमें जो वेरिएशन आ रही है वो पहले कम हो, जैसे जैसे टाइम पास हो उसमें वेरिएशन ज्यादा होती जाए। या फिर ये भी तो हो सकता है कि इनिशियली जो वेरिएशन आ रही है वो कम हो, जैसे जैसे टाइम पास होता जाए उसमें वेरिएशन जो है वो ज्यादा होती जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं या ये जो पॉसिबिलिटीज हैं कब कब हो सकती है, मीन्स के कब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होगी, कब ऐसा होगा कि उसकी जो स्पीड में जो वेरिएशन आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, मीन्स के जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसमें स्पीड की वेरिएशन इंक्रीज होती जाएगी, या फिर ऐसे कब होगा कि उसमें वेरिएशन डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ ये जो वेरिएशन है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर कार के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर आप ये कहें कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एवरी पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये होगा उसमें जो वेरिएशन आएगी वेलोसिटी में या स्पीड में वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कि अगर कार में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसको भी हम थोड़ा बाद में फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी दैट मींस के कार के अंदर जो एक्सेलर स्पीड इंक्रीज होगी वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ। रिमेंबर दिस थिंग, स्पीड चेंज होगी चाहे वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो चाहे वेरिएबल रेट के साथ हो। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एट दैट टाइम लेट्स से इन 1 सेकंड कार की जो स्पीड है वो चेंज हुई फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन आगे जाके फ्रॉम 10 टू 11 लेट्स से मतलब 10 टू 11 जब आपने ऑब्जर्व किया तो दैट स्पीड हैज चेंज्ड फ्रॉम लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड, मतलब अब एक सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की वेरिएशन आ गई। सो अगर इस तरह वेरिएशन आ रही है सो दैट वेरिएशन इज रिप्रेजेंटिंग कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीज। ठीक है ना। सिमिलरली ये जो लास्ट वाली सिचुएशन है ये कब आकर होगी, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये कि लेट्स से व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी आफ्टर 2 सेकंड्स जब आपने अपनी स्पीड मेजर की, let's say at that time your speed was changed from 0 meter per second to let's say 4 meter per second, बट जब आप कुछ देर बाद ऑब्जर्व करें लेट्स से अगेन फ्रॉम 10 टू 11 सेकंड्स, तो 10 टू 11 या 10 टू 12 सेकंड्स, तो इस सेम इंटरवल के अंदर मींस के 2 सेकंड्स का जो सेम इंटरवल है इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है नाउ इट्स लेट्स से फ्रॉम 15 टू 20। इसका मतलब है जस्ट आपके पास जो वेरिएशन नॉट 15 टू 20, आप ये कह लें 15 टू 16 मींस के 1 मीटर पर सेकंड की वेरिएशन आ रही है। सो दिस 1 मीटर पर सेकंड वेरिएशन इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्पीड जो इंक्रीज हो रही है अब उसमें जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग के डिक्रीज होने का मतलब है उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो भी डिक्रीज होगी। रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद डिसीलरेशन। डिसीलरेशन इज समथिंग एल्स। यहाँ पे ऑल कंडीशन में हम ये कंसीडर कर लें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है बट उसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो वेरी कर रहा है।
नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो केसेस हमने डिस्कस किए कि कहीं पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है में से कहीं पे कांस्टेंट है, कहाँ इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज, how this acceleration relates means कि how it will depend on the resultant force, मतलब ये जो acceleration में change आ रहा है because object move कर रहा है because of the resultant force, तो ये resultant force पर ये acceleration किस तरह depend करेगी। so now देखिए this is the formula for finding the resultant force। तो इस फार्मूला में जो मास है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वो तो किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रहा, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मास इज कांस्टेंट। तो अगर हम ये करें मास कांस्टेंट है, तो इन फर्स्ट केस जिसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब इस केस में क्या था, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट थी, स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा था कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज आ रहा था। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अप्लाई रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कीपिंग द मास कांस्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी that will also remain constant। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, उसमें जो वेलोसिटी है, उसमें स्पीड में जो वेरिएशन आ रही है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ वेरिएशन आ रही है, तो ये तब पॉसिबल होगा अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है थ्रू आउट द जर्नी वो सेम हो। रिजल्ट, रिमेंबर दिस थिंग, रिजल्टेंट फोर्स नॉट द अप्लाई फोर्स। मतलब ऐसे हो सकता है किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल जब आपने चलना स्टार्ट किया, आपने अप्लाइड फोर्स, योर अप्लाइड फोर्स इज लेट्स से 10 न्यूटन, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी लेट्स से वो 2 न्यूटन है, तो इट मींस कि उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई, 8 न्यूटन। इसी तरह थोड़ा मूव करने के बाद लेट्स से अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ इंक्रीज हो गई, लेट्स से वो 2 न्यूटन से लेट्स से 6 न्यूटन पे आ गई या 3 न्यूटन पे आ गई। तो 3 न्यूटन का मतलब ये कि आपने फिर ड्राइविंग फोर्स को भी उस हिसाब से इंक्रीज कर दिया, आप अपनी ड्राइविंग फोर्स को आपने इंक्रीज कर दिया 8 से जो है 10 से 11 पर, 10 से 11 पर कर दिया, तो अगेन जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा 11 माइनस 3, सो दैट विल बी 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है अगर थ्रू आउट द जर्नी रिजल्टेंट फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, फॉरवर्ड मींस के जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनमें वेरिएशन आ सकती है, बट जो मोशन है वो डिपेंड कर रही है रिजल्टेंट फोर्स पे। तो अगर थ्रू आउट द जर्नी रिजल्टेंट फोर्स सेम है, तो ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और मींस के उसमें जो वेलोसिटी में स्पीड में वेरिएशन होगी वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ होगी। सेम लाइक जो सेकंड वाला केस था जिसमें एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग, तो अब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है दैट मींस के यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज होने का मतलब ये कि जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास फॉरवर्ड जो आपके पास ड्राइविंग और फ्रिक्शनल फोर्स का वो ज्यादा हो जाए। लेट्स से आप जब ने चलना स्टार्ट किया, आपने अप्लाई की ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन की, लेट एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो 2 न्यूटन थी, तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया 8 न्यूटन। लेकिन थोड़ा आगे चल के फ्रिक्शन फोर्स तो वही सेम है, लेकिन आपने अपनी ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 10 टू 12 न्यूटन। तो जब आप ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेम है, तो इसका मतलब अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस विच इज द रिजल्टेंट फोर्स अगर वो इंक्रीज होगा, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सिमिलरली थर्ड केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, तो ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, अगर आपके पास जो रिजल्टेंट है उसमें उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए। तो जैसे ही रिजल्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा इट मींस कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट केस कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रेस से मूव करवाना हो तो हाउ कैन यू मूव, और उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो किस किस तरह वेरी करे, मतलब ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो किस तरह वेरी करे, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सेकंड इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड। सो देखें, अगर हम इसको समराइज करें तो सिंपली वी कैन से दैट या तो आप ऑब्जेक्ट रेस में था, आपने उसको मूव करवाया यूजिंग अनबैलेंस फोर्स। अब हम आते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, again you can stop that object by applying unbalanced force। अब हम देखते हैं होगा क्या। now अगर ये ऑब्जेक्ट मूविंग है तो डेफिनेटली these three forces will be acting on the object, or sorry these two forces, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को जब स्टॉप करवाना होता है तो यू अप्लाई अ ब्रेकिंग फोर्स, जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपने ड्राइविंग फोर्स अप्लाई की, आपको ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स स्टिल विल एग्जिस्ट, ठीक है ना।
जहां पर भी फ्रिक्शन, बिकॉज आप स्टिल यू आर मूविंग ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। विद द डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर आपने अप्लाई की थी ड्राइविंग फोर्स, अब आप अप्लाई करें ब्रेकिंग फोर्स, तो ब्रेकिंग फोर्स इज एक्चुअली एन ओपोजिंग फोर्स, मींस के ड्राइविंग फोर्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थे, अब आपको ब्रेकिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स के अब आपने बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने ड्राइविंग फोर्स को कम कर देंगे, बिकॉज अब आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी, या आप ये कहें उसको आपने खत्म कर देना है। सो अगेन आप देखें यहाँ पर भी फोर्सेस में डिफरेंस था, बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, तो यू आर गेटिंग ए रिजल्टेंट फोर्स। सेम लाइक अब भी क्या होगा, आपने ड्राइविंग को खत्म कर दी, लेकिन स्टिल यू हैव इंक्रीज द ब्रेकिंग फोर्स, तो स्टिल यू विल हैव सम रिजल्टेंट फोर्स, या यू कैन से you will require some resultant force to stop the object, means कि आपको ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ resultant force का मतलब है नॉन जीरो resultant force which is an unbalanced force, तो आपको ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने के लिए भी some unbalanced force अप्लाई करनी पड़ेगी। now as this is a case of braking, जब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद दोनों जो ब्रेकिंग और जो ड्राइविंग फोर्स है वो रिमूव हो जाती है, मींस कि योर पर्पस इज ऑब्टेन, आपका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसको आपने स्टॉप। नाउ ये जो केस है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा रहे हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा मोशन का, जिस तरह हमने पहले वाले केस में स्टडी किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस तरह वेरी करेगा। नाउ अगेन यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में हम देखते हैं क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से करेगा, अगर ड्राइविंग फोर्स होगी ग्रेटर देन बैकवर्ड, अब मैंने यहाँ पे जनरल टर्म यूज किया बैकवर्ड का, अब ये फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, या फिर हम इसको जब हम आगे जाएंगे तो वो ड्राइविंग फोर्स भी उसमें बैकवर्ड में आ जाएगी, ठीक है ना। मीन्स कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स, और ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव करेगा, ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द ड्राइविंग, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ड्राइविंग फोर्स। और ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या वेरिएशन आएगी, स्पीड विल कीप इंक्रीज। अब देखें अगेन ये स्पीड कांस्टेंट रेट के साथ भी इंक्रीज हो सकती है, वेरिएबल रेट के साथ, बट फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करें कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। अब ये तो होगा ड्यूरिंग ड्राइविंग। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, जब आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा। लेकिन जब आपने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की, दैट मीन्स कि अब आपने क्या किया, जो बैकवर्ड फोर्स है उसको ग्रेटर कर दिया ड्राइविंग फोर्स से, ड्राइविंग फोर्स बिकॉज अब आपको रिमूव करनी है, उसको डिक्रीज करना है बिकॉज यू वांट टू स्टॉप। अब आपने क्या किया, अब आपने बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर दिया, लेकिन अगेन आप देखें मीन्स के यहाँ पर भी ऐसे हो रहा था, एक फोर्स लार्जर एक स्मॉलर, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है एक लार्जर एक स्मॉलर, तो अगेन दोनों फोर्सेस में अगर डिफरेंस है तो देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन अब इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द ब्रेकिंग फोर्स, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करती है जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब देखिए प्रीवियस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उस कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स लार्जर थी, तो रिजल्टेंट वाज टुवर्ड्स द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स लार्जर है तो रिजल्टेंट विल एक्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड फोर्स। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरह आपने समझना है। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स तो है टुवर्ड्स द बैकवर्ड फोर्स, लेकिन इससे ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ऐसे नहीं है कि आपने बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर दिया, ऑब्जेक्ट उसी स्पीड के साथ वापस चला जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा, जितनी उसने मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन करनी थी उसने कर ली, जैसे ही आप बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर देंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, इसकी जो स्पीड है अब वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। अब ये रिड्यूस होती जाएगी बिकॉज दिस इज अ ब्रेकिंग फोर्स, दैट मीन्स कि हमने इस स्पीड को जीरो पर लेकर आना। तो जैसे ये स्पीड जीरो पर आ गई, नाउ हमने जो हमारी ड्राइविंग और जो ब्रेकिंग फोर्स थी हमने उनको रिमूव कर देना है, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। तो ये होगा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जब आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम द ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इस केस को हम थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं कि देखिए ये तो है ब्रेकिंग फोर्स, एक स्पेशल केस है जिसका पर्पस ही ऑब्जेक्ट को ब्रेक करवाना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर हम इस ब्रेकिंग फोर्स की जगह पे एक जनरल टर्म यूज करें या जनरल फोर्स अप्लाई करते हैं बैकवर्ड फोर्स।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर आप ड्यूरिंग मोशन आप बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं फ्रॉम योर ड्राइविंग फोर्स, तो अब उस बैकवर्ड फोर्स के इंक्रीज करने से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो अगेन लेट्स मींस के कंसीडर दिस सेम स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसीडर करते हैं जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो क्यों मूव कर रहा होगा, बिकॉज उसकी फॉरवर्ड फोर्स उसकी बैकवर्ड फोर्स से ग्रेटर। अब हम यूज करें एक जनरल बैकवर्ड फोर्स, नॉट ओनली द ब्रेकिंग फोर्स, कोई भी बैकवर्ड फोर्स हो सकती है, ठीक है ना। अब ये बैकवर्ड फोर्स अगर फॉरवर्ड इससे ग्रेटर होगी, ओनली देन ऑब्जेक्ट विल मूव, और जब वो मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली जितनी देर के लिए फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। नाउ आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाती है फॉरवर्ड से। सो जैसे ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी फॉरवर्ड से, तो व्हाट विल हैपन, जिस तरह ब्रेकिंग फोर्स में हो रहा था, ऑब्जेक्ट ने जितनी मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन की थी, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट डिसिलरेटिंग। डिसिलरेटिंग का मतलब ये है कि अब इसकी जो स्पीड थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्पीड रिड्यूस होती रहेगी, फाइनली इट विल बिकम टू जीरो। लेकिन इन केस ऑफ ब्रेकिंग फोर्स हमारा पर्पस ही ऑब्जेक्ट की स्पीड को जीरो करना था, तो जब ये जीरो हो गई हमने ब्रेकिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, ऑब्जेक्ट की मोशन स्टॉप हो गई। बट यहाँ पर हमारा पर्पस स्टॉप करवाना नहीं है, हमारा पर्पस ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये स्पीड जीरो होने के बाद स्टिल बैकवर्ड फोर्स अगर ग्रेटर हो फॉरवर्ड फोर्स से, देन व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि देखें जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो गई और बैकवर्ड फोर्स इज स्टिल ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स, तो अब क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि अब ऑब्जेक्ट वो जीरो पे आके रुकेगा नहीं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्पीड को दोबारा कंटिन्यू करेगा। कैसे कंटिन्यू करेगा, इसकी स्पीड दोबारा जीरो से इंक्रीज होगी, लेकिन अब ये जो इंक्रीज होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम इसको लेंगे नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर है, तो वेक्टर में मींस कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करें तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करें। सो दिस इज द इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू माइट एक्सपेक्ट इन द एग्जाम्स। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि अगर during motion what happens if the backward force becomes greater than the forward force। तो ये सुनते ही हमारे फौरन जहन में ये आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब है अगर आप ड्यूरिंग मोशन बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज कर देंगे, ऑब्जेक्ट उसी टाइम बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। मींस कि दिस इज द पॉइंट। अगर आप इस पे देखें बैकवर्ड फोर्स आपने इस पॉइंट पर इंक्रीज कर दी, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट का ये नहीं होगा कि वो बैकवर्ड मूव करे। फर्स्ट इफेक्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट डिसिलरेट करेगा। जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, इफ यू स्टिल कंटिन्यू द बैकवर्ड मींस के स्टिल अगर बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर है, देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं द थर्ड इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, दैट इज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। सो अगेन मींस के ड्यूरिंग मोशन अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यू हैव टू अप्लाई अ अनबैलेंस फोर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस दो केसेस में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि किस तरह आप स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए स्पीड को अगर आपने इंक्रीज करना है, सो फ्रॉम प्रीवियस केसेस वी ऑब्जर्व कि स्पीड का जो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। मींस कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस के ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपने उसको इंक्रीज करना है तो आपने उस एक्सेलरेशन में वेरिएशन लानी है। अब वेरिएशन लाने का मतलब ये वेरिएशन किस पर डिपेंड करती है, ऑन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स। अगर आपने फॉरवर्ड फोर्स को ग्रेटर करेंगे बैकवर्ड फोर्स से तो स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। दिस वाज द केस। देखें जब आप मूव कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, एट दैट टाइम योर फॉरवर्ड फोर्स वाज ग्रेटर, तो जितनी देर के लिए फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर थी स्पीड वाज इंक्रीज। सेम वे अगर आपने स्पीड को डिक्रीज करना है, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपनी फॉरवर्ड फोर्स को बैकवर्ड से कम कर देना। मींस कि आपने क्या करना है, बैकवर्ड फोर्स को जब आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। जितनी आपने डिक्रीज करनी उतने टाइम के लिए आप अपने बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज करके रखें तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। So this is how you can vary or you can change your speed during the motion. Okay. Now, next effect of the unbalanced force is that direction of the object can be changed. Means that during your motion, अगर आप
अपनी डायरेक्शन को चेंज करवाना चाहते हैं, सो अगेन यू हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स। अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज होगी कैसे। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आपने स्पीड चेंज करनी है तब भी आपने वेलोसिटी में चेंज लाना होगा, या फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूरिंग मोशन अगर आप अपनी वेलोसिटी की जो अपनी ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो डायरेक्शन को चेंज होने के लिए अगेन यू हैव टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन देयर इज सम नेट फोर्स एक्टिंग। नेट फोर्स का मतलब है नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवानी है तो उस डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए आपको एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉन जीरो फोर्स एक्ट करेगी। तो दैट्स व्हाई वी से दैट अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सॉरी आपने डायरेक्शन चेंज करवानी है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, मींस के यू मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, समटाइम्स ये होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि राइट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्शन। मतलब आपने इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ये बताना है कि आप डायरेक्शन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली किस तरह चेंज करेंगे, बाय अप्लाइंग सम अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है आपने उस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई। ठीक हो गया। सो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो दिस इज द समरी जो जो हमने स्टेप्स जो जो इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए फॉर द अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक।